नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज देश के 5 राज्यों में चुनाव मतगणना हुई और नतीजे भी हमने सब कुछ देखा। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर में भी 2 लोकसभा की उपचुनाव, 2 लोकसभा की खाली पड़ी सीटों पे भी अधिसूचना जारी होगी और जिनकी भी मतदान जो है अप्रैल महीने में होने जा रहे हैं। और इस सारे समीकरण के बीच जो पीडीपी के कद्दावर नेता थे और श्रीनगर से सांसद थे, उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा देकर के और कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया, यानी कांग्रेस में शामिल हो गए। बात कर रहे हैं हम तारिक हमीद करा की और आज हमारे साथ मौजूद है तारिक हमीद करा जी। करा साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू जी। हाँ, वेल, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ा क्यों? देखिए, मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो बनी गई थी उस पे एक गिवन पैरामीटर्स पे बनी हुई थी, एक सेक्युलर बुनियाद पे बनी थी और उसका रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू से एक ख़ास मुद्दा था उस वक़्त, और जो एक्सेसेस उस वक़्त हो रही थी उन एक्सेसेस के ख़िलाफ़ हो रही थी। पार्लियामेंट का इलेक्शन होने तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब असेंबली का इलेक्शन होने का जब रिज़ल्ट आया उसके बाद में पीडीपी का जो बीजेपी के साथ जाने का जो मसला आया, तो उस वक़्त भी हमने कहा कि हम फैसिस्ट फोर्सेस के साथ नहीं जा सकते, हमारा एजेंडा ऐसा नहीं है और हम लोगों की एक जो गिवन ट्रैक था हम उससे हट रहे हैं। और उसके बाद से ही हमने जो है इस अलायंस के बारे में अपने ख़दशात का इजहार किया कि आने वाले वक्तों में रियासत जम्मू कश्मीर को बहुत ही नुकसान होने वाला है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को ख़ास तौर से जो उसका बेस है वो ख़त्म होने का उसमें ख़तरा लाहक है। और सबसे बड़ी बात ये कि आरएसएस बैक्ड बीजेपी का जो एक एजेंडा है रियासत जम्मू कश्मीर को लेके, यहाँ का डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, एडमिनिस्ट्रेटिव इंग्रेशन का जो उनका पिछले 70 साल एक एजेंडा था, उसको पीडीपी फैसिलिटेट करेगी और उससे जो है वो पीडीपी को फिर कभी लोग माफ़ नहीं करेंगे उस चीज़ पे, और ये हमारे असूलों के ख़िलाफ़ था। हिंदुस्तान की एक अपनी डेमोग्राफी है, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर जो है एक मिनी इंडिया के तौर पे माना जाता है। वो कल्चरली भी, रिलीजियसली भी, जियोग्राफिकली भी हर रंग में एक मिनी इंडिया की रिप्रेजेंटेशन करता था। उसमें फासिस्ट फोर्सेस को जगह देना, उनको फैसिलिटेट करना, बल्कि उनके साथ कोलैबोरेट करके उनको फैसिलिटेट करना, ये रियासत जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होता था। और वही एक वजह है कि हम तकरीबन 1.5 साल मुफ्ती साहब को भी और महबूबा जी से भी बार बार पब्लिकली इस चीज़ का डिमांड करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि वो इस अलायंस को रिविज़िट करें, रीथिंक करें और इस अलायंस से बाहर निकलें। लेकिन वो बाहर नहीं निकले। मुफ्ती साहब की वफ़ात के बाद महबूबा जी को हमने फिर से दोबारा काफ़ी उनके साथ में बहस मुबाहसा होने के बाद भी ये कहा था कि आप अलायंस से आप नई हुकूमत मत बनाइए, बल्कि अलायंस तोड़ दीजिए और हम अपोजिशन में बैठते हैं, या अगर नए इलेक्शन होते हैं हम अपने एजेंडा के मुताबिक नया इलेक्शन लड़ेंगे। उस पर भी वो नहीं मानी और उन्होंने सरकार बना दी। उसके बाद के जो हालात सामने आए, जिन चीज़ों की हम मुखालफत करते थे, जिन एक्सेसेस की हम मुखालफत करते थे, जिन किलिंग्स की हम मुखालफत करते थे एज ए ह्यूमन बीइंग और एज ए पॉलिटिकल पार्टी, और जो हमारा एजेंडा भी जो था, हमने हमेशा से ये नारा दिया था, ग्रेनेड से न गोली से, बात बनेगी बोली से। हमने जितनी भी किलिंग्स पिछली सरकार के दौरान हुई उसको लेके हमने उसमें कमीशंस की इंक्वायरी कमीशंस की डिमांड की, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए, लेकिन हर उस चीज़ के ऊपर जिस पे हमने पिछली सरकार में प्रोटेस्ट किए थे, वही सब चीज़ें इस सरकार के हाथों जब होने लगी और ख़ास तौर से जो एक अनरेस्ट, सिमरिंग अनरेस्ट लोगों में जो था, बीजेपी, फासिस्ट फोर्सेस, आरएसएस के साथ जुड़ने का वो जमा हो रहा था,
फिर बुरहान वानी के जो किलिंग हुई वो एक ट्रिगर के तौर पे सामने आई और उसके बाद में रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हमने उस दौरान भी कोशिश की कि ये इसको रिविज़िट करें, लेकिन जब उन्होंने नहीं किया। करा साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि जब तक मुफ्ती साहब जिंदा थे तब आप असर्ट नहीं कर पाए, और जब तक उनका देहांत हो गया उसके बाद अनरेस्ट हुआ तब आपने इसको रेजिग्नेशन दे दिया कि मुझे अब ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है बीजेपी और पीडीपी का अलायंस। देखिए, मेरे ख्याल में आपको पोस्ट गवर्नमेंट जो मुफ्ती साहब की बनी थी उसको जो हमारा पब्लिक स्टांस रहा है उसको फॉलो करना होगा। मुफ्ती साहब 1 मार्च 2015 को चीफ मिनिस्टर बने। कोई अप्रैल या मई के महीने से हमारा पब्लिक पोस्चर जो था वो सामने आ गया, जो हमने उनके बार बार पब्लिकली रिक्वेस्ट की कि आप इस चीज़ को रिविज़िट कीजिए। हमने अपने हाथों से ये जमात बनाई थी, कोई अपने घर को बिखरता हुआ नहीं देखना चाहता है, हमारी कोशिश ये रही। लेकिन जिस वक्त महबूबा जी को मौका था कि वो उस जो भी पीछे डैमेज हुआ था, जो एक कम्युनिटीज़ के दरमियान एक डिवाइड बढ़ता जा रहा था, जो आरएसएस का जो एजेंडा आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने आ रहा था, जिस तरीके से आरएसएस एक अंडर करंट बना रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव इंग्रेशन, पॉलिटिकल इंग्रेशन, रिलीजियस इंग्रेशन, उसी पीरियड में आप लोगों ने देखा होगा कि कितने छोटे छोटे मुद्दे, जो बातें एजेंडा ऑफ अलायंस में न करने की लिखी गई थी वही होती गई, जो नहीं करनी थी वो चीज़ें अमलाई जा रही थी। तो उस पीरियड में वो 10 महीने हमारी कोशिश लगातार रही कि मुफ्ती साहब से भी हम रिक्वेस्ट करते रहे कि वो इसमें से बाहर आ जाएं। लेकिन बाद में महबूबा जी के पास एक टाइम था कि वो सारे को जो पीछे गलत हुआ था उसको वो करेक्ट कर सकती थी, और उसके बाद भी हमारी कोशिश ये रही। लेकिन फिर जिस वक्त अंधाधुंध एक अनअबेटेड जो गोलीबारी और लोगों को मारना, तकरीबन 101 बच्चे मारे गए, कोई सैकड़ों की आंखें चली गईं, मतलब इंसान को अपनी कॉन्शियंस भी होती है, अपना ज़मीर होता है, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। और उसको फिर हमने एक वक्त आने पे, जब ईद पे उन्होंने नमाज तक पे बैन लगा दी, तो उस वक्त हमने आई कॉल्ड इट अ डे दैट डे। करा साहब, आप मुफ्ती साहब के बड़े लॉयलिस्ट माने जाते हैं और उनके देहांत के बाद महबूबा मुफ्ती थी, उनको आपने अकेला छोड़ दिया। क्या आपको नहीं लगता था कि आपके जो सहयोगी थे उनको मोल्ड करते और एक प्रेशर डेवलप करते कि आप जो कर रहे जा रही है गलत है? दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जो दोबारा सरकार महबूबा मुफ्ती ने बनाई, क्या उसको लगता है कि ये सत्ता के लिए, पावर हासिल करने के लिए बनाई गई है? देखिए, सब सरकारें पावर के लिए होती हैं, लेकिन किसी एजेंडा के तहत होती हैं वो सरकारें। हमारा एजेंडा सिर्फ पावर फॉर द सेक ऑफ पावर नहीं था। हमारा एजेंडा जो था वो था पावर हासिल करके जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं रियासत जम्मू कश्मीर के, जिसमें सबसे बड़ा इशू जो है, जो हमारे गर्दनों पे, ख़ास तौर से आजकल के जो नौजवान पौध है उनकी गर्दनों पे एक नंगी तलवार है, रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू। कश्मीर इशू को रेजोल्यूशन की तरफ मूवमेंट फॉरवर्ड देना, सॉल्व तो सारे स्टेक होल्डर्स ने बैठ के करना था, लेकिन उसके वास्ते फैसिलिटेटर्स बनना वो हमारा था। एक उस चीज़ के वास्ते पावर की ज़रूरत थी, एक पेडिस्टल की ज़रूरत थी। लेकिन वो पेडिस्टल जो है वो उन्हीं के साथ शेयर किया गया जिनके ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई थी। हम लोगों ने जिस वक्त वोट हासिल किए, हमने बीजेपी और आरएसएस के ख़िलाफ़ हमने वोट हासिल किए थे, और जिस वक्त हम लोगों ने उन्हीं के साथ हाथ मिलाया तो ये एक बिट्रेयल माना गया अपने वोटर्स के साथ, अपने इलेक्टोरेट्स के साथ। आज खुद चीफ मिनिस्टर साहिबा इस चीज़ का बार बार जिक्र करती हैं। अभी पीछे यूथ के उन्होंने जो कन्वेंशन बुलाया था उसमें भी इस बात का उन्होंने इजहार किया कि जो लोग आजकल पत्थर मारते हैं वही लोग मेरे कल तक सिक्योरिटी हुआ करते थे, वही लोग मेरे साथ साथ चला करते थे। तो दिस प्रूव्स द फैक्ट कि उन्हीं नौजवानों को जिनको आपने आरएसएस के ख़िलाफ़ मोबिलाइज किया था और बाद में आरएसएस के साथ आपने हाथ जोड़ा, वही नौजवान आज आपसे नाराज़ है। करा साहब, एक चीज़ देखने में आई है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जब वजूद में आई थी
तब आप और गुलाम हसन मीर बड़े करीबी हुआ करते थे। आप दोनों ने ही आहिस्ता आहिस्ता पार्टी को छोड़ दिया। क्या इससे पार्टी कमज़ोर हो रही है? देखिए, मैं किसी और के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकता। हर एक के अपने अपने असूल होते हैं, उन्होंने किन बुनियादों पे किया उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन मैंने असूली बुनियाद पे किया। मैंने हमेशा से अंदर रह के भी पार्टी एक माँ की तरह होती है। पार्टी हमारे लोगों के जज्बात, एहसासात, ख्वाहिशात और उनकी ज़रूरियात की अमानतदार होती है। और लोग आपसे आपकी शक्लों को देख के नहीं जुड़ते, आपके एजेंडे के साथ जुड़ते हैं। आज एक फासिस्ट दौर चल रहा है और फैनेटिक लोगों को उस पे एक्सप्लॉइट करके आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग उनसे जुड़ रहे हैं। तो हमारा जो एजेंडा था वो लोगों के जज्बात और एहसासात, ख्वाहिशात और ज़रूरियात को लेके था। और हमारा एक पॉलिटिकल एजेंडा था कि हमने रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू के लिए फैसिलिटेटर बनना है। आज जो सिचुएशन है, जिन लोगों के साथ हमने हाथ जोड़ा है, उनका न कि सिर्फ कश्मीर के मसले के ख़िलाफ़ एक नेगेटिव अप्रोच रहा है, बल्कि मुसलमानों के वजूद के ख़िलाफ़ उनका हमेशा से पूरे हिंदुस्तान में एक ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो लोगों के सामने है। तो उनके साथ हाथ मिलाना, तो मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान होने का फ़ख्र है। उसके बाद में मैं कश्मीरी हूँ, उसका भी मुझे बहुत फ़ख्र है। इसके बाद में फिर कुछ और हूँ। करण साहब, आप ओपन माइंडेड पॉलिटिशियंस हैं। आपने हमेशा ही चाहा है कश्मीर समस्या का समाधान हो, और आपने कई मरतबा यहाँ तक कह दिया कि डुअल करेंसी का भी आपने जिक्र किया था। एक वक्त था, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो नेशनल पार्टी है, और उसमें इस तरह की बातें वो शायद डाइजेस्ट ना कर पाएँ। क्या आपको लगेगा कि आप कहीं सफोकेशन तो नहीं हो रहे? देखिए, मेरी जो कांग्रेस लीडरशिप से बात हुई है वो इश्यूज़ पे हुई है। मैंने कांग्रेस फॉर द सेक ऑफ ज्वाइन नहीं की है। मैंने रिहेबिलिटेशन के वास्ते, रीएडजस्टमेंट के वास्ते, पोस्टिंग्स के वास्ते ज्वाइन नहीं की है। मैंने रेजिग्नेशन के बाद ही कहा था कि मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो एक सेपरेट रीजनल आउटफिट बनाया जाए जो लोगों के जज्बात के, उनकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात के मुताबिक हो। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो फिर 2 ही ऑप्शन रहते हैं, या कांग्रेस है या नेशनल कॉन्फ्रेंस है। अगर हमें लगा कि हम रीजनल आउटफिट नहीं बनाएंगे तो इन 2 पार्टीज़ में जहाँ पे हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, जो मेरी पर्सनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, उसको स्पेस मिलेगी तो उसमें हम जा सकते हैं। और वो क्या था? रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू को मूवमेंट फॉरवर्ड एज ए फैसिलिटेटर। दूसरा, जो आर्टिकल 370 के ख़िलाफ़ एक विशेष कैंपेन चलाई जा रही है थ्रू आउट इंडिया, उसको प्रोटेक्ट करना, और प्रोटेक्शन के बाद में उसको फर्दर स्ट्रेंथन करना। 2, तीसरा, आरएसएस के ख़िलाफ़ हमने जो एक सोलो फाइट शुरू की कश्मीर की सरजमीन से, उसके ख़िलाफ़ जो भी पॉलिटिकल पार्टी सिंसियरली हमारे इस आइडिया को अकोमोडेट करेगी, उनके साथ हम जाएंगे। इन इश्यूज़ के ऊपर हमारी कांग्रेस के साथ बात हुई, और मैंने पहले भी कहा कि इस बात की हमें बहुत खुशी हुई ये जान के कि कांग्रेस की जो मौजूदा लीडरशिप है वो चाहते हैं कि इस इशू को फैसिलिटेट करना, रेजोल्यूशन के वास्ते मूवमेंट फॉरवर्ड देना। बल्कि कुछ बातें हमारी उनके साथ में जो हुई हैं, जो हमने उस पर एक रोड मैप जो बनाया है हमने उनके साथ मिलके, वो वक्त के साथ साथ अनफोल्ड होता जाएगा। और हमें पूरा यकीन है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के वास्ते पॉलिटिकली भी, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, और बाकी जितने हमारे कंटेंशियस इश्यूज़ हैं उनको लेके कांग्रेस पार्टी
उस रोड मैप पे जो हम लोगों ने तय किया है जिस वक्त चलेगी, तो ये एक सेवियर के तौर पे सामने पेश आएगी, ये साबित होगी। पॉलिटिकल आउटफिट बनाना हमारे वास्ते बहुत आसान था, एक नई रीजनल फोर्स बनाना, और बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था हमारे ऊपर कि एक सेपरेट फोर्स बनाई जाए। लेकिन उसमें हमने ये देखा कि हम कहीं नोइंगली तो नहीं, अननोइंगली हम कहीं आरएसएस का जो एक फ़िलॉसफी है वो ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर बिलखसूस कश्मीर में या मुस्लिम बेल्ट जो है, यहाँ का वोट फ्रैगमेंट हो जाना चाहिए, और उसके वास्ते उन्होंने पिछले इलेक्शन में कोई कसर बाकी नहीं रखी, और इस वक्त भी वो वर्क काम कर रहे हैं उस पर। जितना भी जो मुस्लिम बेल्ट है रियासत जम्मू कश्मीर का, उसमें आरएसएस फ्रैगमेंटेशन ऑफ वोट्स की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने जिस वक्त उस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया, तो हम ये समझे कि कहीं ये उनका जो एजेंडा है, जो उनकी कोशिश है, एजेंडा नहीं, कोशिश जो है फ्रैगमेंट करना, कहीं हम ही उसमें कहीं टूल ना साबित हो जाए, फ्रैगमेंटेशन हो जाएगी वोट की। तो हमने उस आइडिया को शेल्व करके फिर जो हमने बताया कि जो पैरामीटर्स हमने अपने वास्ते तय किए थे कि जो भी इसको पॉलिटिकल स्पेस जो तंजीम देगी उनके साथ हम जा सकते हैं, तो हमने फाइनली कांग्रेस के साथ फैसला। करा साहब, रियासत जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि वो जम्मू के लिए कुछ और सोचते हैं, कश्मीर के लिए कुछ और सोचते हैं। कई मुद्दों पे ये सामने भी आया। जब एम्स की बात आई तो क्रिटिसाइज़ करते थे कांग्रेस के लोग कश्मीर को, और जब जम्मू में एम्स की बात है तो कांग्रेस के लोगों ने प्रोटेस्ट किया। क्या इस तरह की दिक्कतें आपके समक्ष तो नहीं आएंगी, सामने तो नहीं आएंगी? देखिए, इन सब चीज़ों को ही तो फाइट करना है। ये सारा जो है ये रीजनल डिस्पैरिटीज़, इम्बैलेंसेस, सब रीजनल डिस्पैरिटीज़, इम्बैलेंसेस जो क्रिएट किया जा रहा है, जो डिवाइड सोसाइटीज़ में, सेक्शंस में क्रिएट किया जा रहा है, दिस इज़ आरएसएस फिलॉसफी, दिस इज़ आरएसएस एजेंडा। हम इन सब चीज़ों को फाइट आउट करने के वास्ते इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही सब कुछ नहीं होती है, गवर्नेंस या हुकूमत हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता है। आपने ये देखना है कि जो कम्युनल हार्मनी जो सोसाइटी में थी और अभी भी है, जो इसको ख़तरात है, इसको फाइट आउट करना है। और कहीं जहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि एम्स की बात हो या कोई और जो आप कहना चाहते हैं, ये अपने जो सोसाइटी की मांगे हैं उनको सामने रखना कोई गलत बात नहीं है। एम्स को अगर जम्मू में या कश्मीर में उसके बारे में बात हुई तो ये किसी मुकाबलेबाजी के वास्ते बात नहीं हुई, एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात हुई। ये तो वैसी ही बात है कि घर के बड़े के पास 1,000 रुपया एक्स्ट्रा आ गया, तो एक भाई ने कहा जी मुझे 500 चाहिए, तो दूसरे भाई को अगर नहीं दिया जाता तो वो कहता जी मेरी भी रिक्वायरमेंट है, अगर एक भाई को आप 500 दे रहे हैं तो दूसरा 500 मुझे दीजिए। तो ये अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बात की जाती है। हाँ, उसको जो रीजनल ट्विस्ट और इम्बैलेंसेस का ट्विस्ट जो है वो यही फासिस्ट फोर्सेस देती है। उन्हीं चीज़ों को कांग्रेस ने फाइट आउट करना है, और जो कांग्रेस की ट्रेडिशंस रही हैं कम्युनल हार्मनी की, उसको अपहोल्ड करते हुए उसको स्ट्रेंथन करना है। और साथ साथ जो आरएसएस का ट्राइफर्केशन का जो एक उनका हमेशा से रहा है, उनका आइडिया और उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा रियासत जम्मू कश्मीर को लेके है, दैट इज़ ट्राइफर्केशन। उस ट्राइफर्केशन को रोकने के वास्ते कांग्रेस पार्टी को हर लेवल पे सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल सब लेवल्स पे फाइट आउट करना है। और हमारी कोशिश होगी कि एक कोहेसिव थिंकिंग के तहत, जिसमें रीजनल जो बातें, जो रीजनल एक्सप्लॉइटेशंस की जो बातें हैं, उनको दबा के एक कोहेसिव फोर्स की तरह जो
तमाम न कि सिर्फ रीजन्स की बल्कि सब रीजन्स की भी जो डिमांड्स हैं उनको भी आगे ले जाया जा सके। कर साहब, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो बाई इलेक्शंस श्रीनगर और अनंतनाग सीट में हो रहे हैं और आपसे कांग्रेस को भी बड़ी उम्मीद है, क्या इस उम्मीद पर आप खरा उतर पाएंगे? नहीं, ये तो अब लोगों के ऊपर दारोमदार है। सबसे पहले तो जहाँ तक श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, शायद ये इलेक्शंस के वास्ते ड्यू ही ना होती अगर हमने रिज़ाइन ना किया होता, और हमने अगर रिज़ाइन किया है तो वो सीधी सी बात है कि जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी उसके ख़िलाफ़ किया है, और हमने अपने आप को लोगों के साथ जोड़ा है। उस वक़्त जो होना चाहिए था कि एक सॉलिडेरिटी लोगों के साथ दिखाने की, तो जो हमारे पास अवेलेबल था वो हमने लोगों के सामने पेशकश रखा और हमने रिज़ाइन किया। अब लोगों ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जिस शख्स ने उनके साथ अपने आप को अलाइन किया, सॉलिडेरिटी दिखाई और एक मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज नेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी जिसकी वजह से गई कि रियासत जम्मू कश्मीर में बिलखसूस कश्मीर में एक्सेसेस हो रही हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है अपने लोगों से कि वो इस बार उस सॉलिडेरिटी का भरपूर जो है जवाब उन फासिस्ट फोर्सेस को, आरएसएस को, कम्युनल फोर्सेस को ज़रूर देंगी। करा साहब, अमूमन आजकल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में अच्छा जुगलबंदी हो रही, तालमेल अच्छा हो रहा है। क्या इस बाई इलेक्शन में दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे? मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, अगर अलग अलग लड़ते हैं तो कैसा रहेगा? देखिए, मेरा बेंचमार्क जो है वो है आरएसएस और फासिस्ट फोर्सेस के ख़िलाफ़। मैं आज से नहीं बल्कि अभी बिहार के इलेक्शन नहीं भी हुए थे, होने वाले थे, उस वक़्त भी मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक एक अपील की थी कि यहाँ हिंदुस्तान में अगर जो ये ऐसी ताकतें हैं इनको रोकना है तो रीअलाइनमेंट ऑफ सेक्युलर फोर्सेस होने चाहिए। और वही सिचुएशन आज की डेट में, आज हम शायद बीजेपी से, इसने पीडीपी से शायद हमने उतना नहीं लड़ना है इन बाई इलेक्शंस में भी जितना हमने आरएसएस से लड़ना है। हमारा बराह रास्त मुकाबला आरएसएस से है। पीडीपी तो एक कैरियर है उनके वास्ते, एक व्हीकल है उनके वास्ते, ये घोड़ा है उनके वास्ते, जिस घोड़े पे सवार आरएसएस है। और इस वक्त आरएसएस को फाइट आउट करने के वास्ते सेक्युलर फोर्सेस का जमा होना न कि सिर्फ वक्त की ज़रूरत है बल्कि ये फ़र्ज़ बनता है इन आरएसएस को फाइट आउट करना। और मैं आइंदा के वास्ते भी पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है, इंडियन लैंडस्केप है, उसमें आइंदा के वास्ते भी यही कहूँगा और कहता आया हूँ कि रीअलाइनमेंट ऑफ सेक्युलर फोर्सेस की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज जो ये फैनेटिक सेक्शन जो है, फैनेटिक फोर्सेस जो हैं, उनके माइंड्स इतने पॉइजन कर दिए गए हैं कि उसमें रीअलाइनमेंट के बगैर, ऑफ सेक्युलर फोर्सेस के बगैर कोई इलाज नहीं है। तो इस वक्त मेरा मानना है, बल्कि दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, साउथ ने भी देख लिया, साउथ कश्मीर में देख लिया कि वो इस वक्त जो भी अनरेस्ट है दैट इज़ बिकॉज ऑफ आरएसएस राइडिंग ऑन पीडीपी। और श्रीनगर में भी जो हुआ, बल्कि पूरी रियासत में जो हुआ, वो आरएसएस इज़ राइडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ पीडीपी। वो उनके पीडीपी जो है आरएसएस की फैसिलिटेटर बन गई है, कोलैबोरेटर बन गई है। और ये इलेक्शन बराह रास्त आरएसएस और सेक्युलर फोर्सेस के दरमियान होगा। करा साहब, आपने हिंट दिया कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, एक सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे सकते हैं, एक सीट खुद लड़ सकते हैं। क्या आपने ये नहीं सोचा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी वो जमात है जो एनडीए की सरकार का एक हिस्सा रह चुकी है? देखिए, ऐसा अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो मेरे ख्याल में जो पीडीपी ने किया
वो किसी और ने नहीं किया। लेकिन जो अनरेस्ट हुआ है 6-7 महीने तक चला है, उससे क्या हम काफ़ी पीछे जा चुके हैं? अगर ये पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत नहीं बनती तो परिस्थितियां कुछ और होती। बिल्कुल डिफरेंट होती। हमने उस वक़्त भी जिस वक़्त महबूबा जी के पास मौका था रीअलाइनमेंट ऑफ सेक्युलर फोर्सेस का, उस वक़्त भी हमने उनसे कहा था कि आप एक महागठबंधन के तौर पे सामने आ सकती हैं, सेक्युलर फोर्सेस को कंबाइन करके चल सकती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस से बात करके आरएसएस को बाहर रखने के वास्ते पॉलिटिकल कॉरिडोर्स से आप कर दीजिए इनके साथ अलाइन करके। लेकिन उन्होंने नहीं माना। अलबत्ता जो इस वक्त की सिचुएशन है उस वक्त इसमें सब सेक्युलर फोर्सेस ने ये सोचना होगा कि आइंदा के वास्ते रियासत जम्मू कश्मीर में कौन सा पॉलिटिकल लैंडस्केप वो चाहते हैं। अगर तो वो जो हालत इस वक्त हिंदुस्तान के बाकी रियासतों में देखने को मिल रही हैं के रेजोल्यूशन, कश्मीर के रेजोल्यूशन को आप किस तरीके से देखते हैं? कैसे ये संभव हो सकता है और क्या करने की ज़रूरत है इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशन में? दोनों डायमेंशंस इसके जो हैं बहुत ही कंटेंशियस और बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो चुके हैं। एक को हम कहते हैं कश्मीर इशू, एक पहलू इसका ये है। दूसरा है इश्यूज़ ऑफ कश्मीर, कश्मीर इशू एंड इश्यूज़ ऑफ कश्मीर। मेरा ये मानना है कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज स्पेस एनफ फॉर रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस, देयर इज स्पेस एनफ फॉर द के इशू एंड इश्यूज ऑफ के विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसमें एक बोल्ड डिसीजंस की ज़रूरत है। उसमें ये जो हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है। नॉट व्हेन आई से आउट ऑफ द बॉक्स, आई डोंट से विद इन द आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एज आई से एंड एज आई बिलीव एंड एज आई नो दैट विद इन द एम्बिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो देयर इज स्पेस एनफ कि जहाँ पे इन कंटेंशियस इश्यूज को एड्रेस किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, कांग्रेस पे हमेशा ही ये आरोप लगता रहा है कि विद इन कांग्रेस एक फलां ला भी है, आज़ाद ला भी है, सोज ला भी है। क्या ये भी आपके लिए चैलेंज रहेगा? नहीं, ये तो खैर कोई प्रोजेक्शन है कि जो इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मेरे वास्ते कांग्रेस, जो कांग्रेस प्रेसिडेंट, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो प्रेसिडेंट होती हैं, वही जो है वो ही और शी इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी। तो हमारे वास्ते तो हमारी कोशिश यही होगी कि हर एक को साथ चलाए। ये हमारे वास्ते विनिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी, दैट इज़ द क्राइटेरिया। हमारे वास्ते किसी की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। हर एक अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं वो उसको आगे चला सकते हैं। किसी शख्स की स्पॉन्सरशिप किसी को आगे नहीं चलाती। तो हमारे वास्ते विनिबिलिटी और क्रेडिबिलिटी ही है जिसको आगे चलाया जा सकता है, जो किसी को आगे चला सकती है। और सब उसके बाद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का कौन प्रेसिडेंट होगा, ही और शी इज़ द लीडर ऑफ द पार्टी। करा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने देखा तारिक हमीद करा कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। हम आपको बताते जाए, लोकसभा सीट जो श्रीनगर की थी उनसे इन्होंने रेजिग्नेशन दिया, पार्टी से नाराज़ थे और कांग्रेस को ज्वाइन किया। उनका ये कहना है कि सेकुलर फोर्सेस को एकजुट होने की ज़रूरत है। जो देश और रियासत के हालात हैं उन पर अगर अंकुश पाना है और इनको ट्रैक पर लाना है तो ये लाजमी है कि सेकुलर फोर्सेस एकजुट हो जाए। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।